और भाई लोग क्या हालचाल है, कैसे हो तुम लोग? सब एकदम बढ़िया। तो यार जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं पोएटिक डिवाइस के ऊपर एक वीडियो लेके आऊंगा और मैं आपको उसमें बताऊंगा कि कैसे सारे पोएटिक डिवाइसेस को पहचानते हैं। तो देखो मैं आ गया। एक बात मैं तुम्हें स्टार्टिंग में ही बता देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ना वो सारे क्लास के बच्चों के लिए है, चाहे तुम 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो या 12th में हो, सबके लिए है ये। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग पोएटिक डिवाइसेस को कैसे पहचानते हैं वो सीखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल वे में मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पोएटिक डिवाइसेस आखिर होते क्या हैं। पोएटिक डिवाइसेस ना एक तरह के स्पेशल टेक्निक होते हैं जिसका यूज करके पोएट अपनी पोम्स में फीलिंग्स को ऐड करते हैं, इमोशंस को ऐड करते हैं, अपने पोम्स को और ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं, एक्सप्रेसिव बनाते हैं, मीनिंगफुल बनाते हैं। तुम कह सकते हो कि ये एक तरह का टूल्स है जिसका यूज करके वो स्पेशल इफेक्ट डालते हैं अपने पोम में। जैसे मान लो एक लड़की खूबसूरत है, हमें ये कहना है, तो हम सिंपल लैंग्वेज में कैसे कहेंगे कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत ही अच्छी दिख रही हो यार। लेकिन इसी चीज को हल्का एक पोएट्रिक फॉर्म में बोलना पड़े तो कैसे बोलोगे? तुम कुछ ऐसा कहोगे, आय हाय तुम्हारा मुखरा तो एकदम चांद जैसा लग रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, उसके मुखरे को, उसके फेस को हमने चांद से कंपेयर कर दिया कि तुम्हारा चेहरा तो चांद जैसा खूबसूरत है। देखा, एक स्पेशल इफेक्ट डाल दिया हमने। ये जो कंपेयर करके हमने एक स्पेशल इफेक्ट डाला ना, इसी को एक्चुअली में पोएटिक डिवाइस कहते हैं। जैसे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक लड़का है और हमें कहना है कि वो बहुत ज्यादा बहादुर है, बहुत ज्यादा ताकतवर है, तो हम सिंपल लैंग्वेज में क्या कहेंगे? ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन इसी चीज को हमें एक पोएट्रिक फॉर्म में बोलना पड़े तो कैसे बोलेंगे? हम कुछ इस तरीके से कह सकते हैं, ही इज एज ब्रेव एज लायन। बहादुर है लेकिन कैसा है? शेर जैसा बहादुर है, जितना शेर बहादुर है ना वैसा। तो हमने इसमें क्या किया, एक स्पेशल इफेक्ट डाला। हमने अपनी फीलिंग्स को और अच्छे से एक्सप्रेस किया कि वो बहादुर तो है लेकिन शेर जैसा बहादुर है। देख रहे हो, इस लाइन में एकदम दम आ गया है। तो यहाँ भी हमने उसकी बहादुरी को शेर की बहादुरी से कंपेयर किया है। और ये जो हमने कंपैरिजन किया है ना, एक स्पेशल इफेक्ट डाला है ना, इसी को पोएटिक डिवाइस कहते हैं। हमने एक टेक्निक यूज किया है, उसी टेक्निक को तो एक्चुअली में हम लोग पोएटिक डिवाइस कहते हैं। जैसे कई बार हम लहजा मिलाते हैं ताकि कोई भी पोम जो है ना वो एक जैसा लगे, या फिर हम कई बार वर्ड्स को रिपीट कर देते हैं ताकि उसको हम गा के सुना सके। जैसे तुमने बचपन में जॉनी जॉनी वाला पोएम जो है वो अपने माता पिता को गा के सुनाया होगा, जॉनी जॉनी यस पप्पा। तो इसमें जॉनी जॉनी 2 बार रिपीट हो गया, जॉनी। तो ये क्या है? ये भी एक स्पेशल इफेक्ट है। ये इफेक्ट इसलिए डाला गया है ताकि ये जो लाइन है ना उसको गाने में अच्छा लगे। अब सीधा अगर बोलेंगे जॉनी यस पप्पा तो ये लग रहा है कि सिर्फ बोल रहे हैं, लेकिन इसी को अगर गाने के फॉर्म में करना हो तो जॉनी जॉनी यस पप्पा। देख रहे हो, 2 बार रिपीट करने से एक गाने के फॉर्म में बन गया। तो हमने एक सिंपल लैंग्वेज को गाने के फॉर्म में कन्वर्ट किया, एक स्पेशल इफेक्ट डाला। ये पोएटिक डिवाइस है, इसको बोलते हैं रेपिटेशन पोएटिक डिवाइस। हालांकि अब हम लोग देखेंगे कि कितने तरीके के पोएटिक डिवाइस होते हैं, लेकिन उससे पहले 1-2 एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि पोएटिक डिवाइस आखिर होता क्या है। कई बार क्या होता है, पोम्स में पोएट जो है ना वो डीप मीनिंग इंसर्ट कर देते हैं। जैसे कि फायर और आइस। क्लास 10th वालों तुम लोग को पता होगा, फायर का मतलब है डिजायर, एंगर, और आइस का मतलब है हेट्रेट, कोल्ड। आइस ठंडा होता है ना, इसलिए कोल्ड फीलिंग, शांत ढंग का जो इंसान है उसके लिए यूज करते हैं। फायर में क्या होता है, गर्मी होती है, तो उसको एंगर से रिप्रेजेंट कर दिया हमने। गुस्सा होने को कैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि आग बगुला हो गया है। मान लो तुमको एक्सप्रेस करना है कि तुम आज अच्छा फील नहीं कर रहे हो, तो तुम सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलोगे? यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यार, आज मन बड़ा अजीब सा हो रहा है। लेकिन अगर इसको ही एक पोएट्रिक फॉर्म में बोलना पड़े तो क्या बोलोगे तुम? माई हार्ट इज अ फ्रोजन लेक। यानी कि मेरा जो दिल है ना वो लेक की तरह एकदम जम गया है, मतलब मैं बहुत ही ज्यादा उदास हूँ, एकदम अच्छा नहीं लग रहा मुझे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पोएट लोग कैसे एक सिंपल लैंग्वेज को पोएट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। वो पोएट्रिक डिवाइसेस का यूज करते हैं सिंपल लैंग्वेज को पोएट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। एक स्पेशल इफेक्ट डालते हैं और उसी इफेक्ट को हम लोग पोएट्रिक डिवाइस कहते हैं। तो चलो अब देखते हैं कि पोएट्रिक डिवाइस कितने प्रकार के होते हैं। ये है वो सारे पोएट्रिक डिवाइसेस जिसका यूज करके पोम बनाए जाते हैं। इसमें से जो बेसिक है ना, जो आपके पोम्स में यूज किए गए हैं, उनको हम आइडेंटिफाई करना सीखेंगे अब। चलो तो अब हम लोग ये देख लेते हैं कि पोएट्रिक डिवाइसेस को पहचानते कैसे हैं। देखो 4 से 5 ना मेथड्स हैं, रूल हैं, जिनको आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आपको देखना है कि पोम में कहीं पर कंपैरिजन तो नहीं हो रहा है। अगर किसी भी चीज का कंपैरिजन हो रहा है मतलब वहां पर 2 पोएट्रिक डिवाइसेस हो सकते हैं। पहला सिमिली, दूसरा मेटाफोर। फिर देखना है कि किसी लेटर का साउंड रिपीट तो नहीं हो रहा है, या फिर कोई वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है। तो अगर कोई वर्ड रिपीट हो रहा है तो वो रेपिटेशन में आ जाएगा। वहीं अगर किसी लेटर का साउंड बार बार रिपीट हो रहा है तो वो एलिट्रेशन में हो जाएगा। वहीं अगर सेंटेंसेस के लास्ट लाइन मैच कर रहे हैं, राइमिंग बन रही है, तो वो राइमिंग स्कीम में आ जाएगा। इसी में तुम्हारा एसोनेंस आ जाएगा, कॉन्सोनेंस आ जाएगा। अगर वॉवेल साउंड बार बार रिपीट हो रहा है तो एसोनेंस हो जाएगा, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है बार बार तो कॉन्सोनेंस हो जाएगा। तीसरा तुम्हें ये देखना है कि किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स को कहीं ह्यूमन क्वालिटीज तो नहीं दी गई है, या फिर इंसान के लाइफ से कंपेयर किया गया हो, तो वहां पर पर्सोनिफिकेशन आ जाता है।
या तो किसी नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन क्वालिटीज दे दी गई हो, या फिर लिविंग थिंग्स में भी ट्रीज वगैरह हैं उनको ह्यूमन लाइफ से कंपेयर कर दिया गया हो, तो वो भी पर्सोनिफिकेशन में आते हैं। मतलब अगर इंसान के लाइफ से, उसकी क्वालिटी से, उसके नेचर से कंपेयर किया गया है, मतलब पर्सोनिफिकेशन है। चौथा तुम्हें देखना है कि पोएम का कोई स्पेशल मीनिंग तो नहीं है, किसी तरह का स्पेशल मीनिंग है, या फिर तुमको वो इमेजिन करवा रहे हैं वो चीज, तो इमेजरी में आ जाएगा। स्पेशल मीनिंग है तो सिंबोलिज्म में आ जाएगा। किसी वर्ड का कोई हिडन मीनिंग है तो वो इन सब चीजों में आ जाएगा। बस यही 4 चीज तुमको ऊपर से लेकर नीचे तक पोएम में देखना है। इन्हीं को नोटिस करना है, आइडेंटिफाई करना है। पहला बहुत ही ईजी है, दूसरा भी बहुत ईजी है, तीसरा भी बहुत ईजी है, चौथा थोड़ा सा हो सकता है कि आपको हिडन मीनिंग वगैरह समझ में ना आए, लेकिन ऊपर के 3 जो है ना, ये आप इजिली आइडेंटिफाई कर लोगे। तो चलो अब एक एक करके जितने भी इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस हैं उनके रूल्स देख लेते हैं, और उनको पहचानने का क्या तरीका है, किस तरीके से आप इजिली पहचान सकते हो वो देख लेंगे। देखो, पोएम में कहीं पर भी अगर लाइक और एज का यूज करके कंपैरिजन किया गया है ना, तो वो सिंपली पोएटिक डिवाइस होगा। इसका एग्जांपल है आई रन लाइक ए डियर। मैं दौड़ रहा हूँ, किसके जैसे दौड़ रहा हूँ? डियर के जैसे। कंपैरिजन किया गया है लाइक का यूज करके। एक और एग्जांपल मैंने आपको पीछे बताया था कि ही इज एज ब्रेव एज लायन, तो वो ब्रेव है किसके जैसा? लायन के जैसा। तो यहाँ पर एज का यूज करके कंपैरिजन किया गया है, तो ये सिंपली पोएटिक डिवाइस कहलाते हैं। वहीं अगर इज और आर का यूज करके कंपैरिजन किया गया है तो वो मेटाफोर होगा। इसका एग्जांपल है लाइफ इज अ जर्नी। लाइफ को कंपेयर किया गया है जर्नी से। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें लाइक और एज का यूज नहीं किया गया है। जहां पर लाइक और एज का यूज करेंगे वो सिंपली पोएटिक डिवाइस होगा, और जहां पे नहीं करेंगे, इज और आर का यूज करेंगे, वो मेटाफोर होगा। जैसे कि हर आईज आर स्टार्स, तो उसके जो आईज हैं वो स्टार की तरह हैं। आईज को स्टार से कंपेयर कर दिया, आर का यूज करके किया गया है, तो ये मेटाफोर पोएटिक डिवाइस है। अगर किसी नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन क्वालिटीज दी गई है तो वो पर्सोनिफिकेशन होगा। नॉन लिविंग थिंग्स को ही नहीं, लिविंग थिंग्स में भी पेड़ को या फिर जानवरों को ह्यूमन की क्वालिटीज दे दी जाती है तो वो पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। सिंपल, ये 3 चीज समझ में आ गया। चौथा, अगर स्टार्टिंग के साउंड जो है वो बार बार रिपीट कर रहे हैं तो एलिट्रेशन होगा। आपको साउंड सुनना है। सबसे पहले तो वर्ड का फर्स्ट लेटर ही 2 बार रिपीट हो गया है लगातार, तो वो एलिट्रेशन हो जाएगा। लेकिन अगर वर्ड का फर्स्ट लेटर मैच नहीं कर रहा है तो उसके साउंड को देखते हैं हम लोग कि वर्ड का जो साउंड है, कहीं वो साउंड तो 2 बार रिपीट नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल बिग ब्राउन बियर, इसमें देखो बी लेटर जो है ना वो तीनों में रिपीट हो रहा है, तो ये तो एलिट्रेशन है, साफ साफ हमें दिख रहा है। वहीं अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि सिटी ऑफ साइलेंस जो है वो एलिट्रेशन है या नहीं बताओ, तो तुम क्या बोलोगे? सिटी में आगे सी आ रहा है, साइलेंस में आगे एस आ रहा है, दोनों वर्ड तो मैच नहीं कर रहे हैं, तो ये तो एलिट्रेशन नहीं होना चाहिए। गलत, ये भी एलिट्रेशन है, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि साउंड पढ़ना पड़ता है, साउंड। जरा इसको आराम से जोड़ दे के पढ़ो। सिटी ऑफ साइलेंस, सी, सिटी, सी, सी, स, देखो स आ रहा है, देख रहे हो? स, सिटी ऑफ साइलेंस, साइलेंस, स, सिटी, स, साइलेंस, स, दोनों में स आ रहा है। एस वर्ड जो है वो रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए ये भी एलिट्रेशन है। तो तुमको ना इस तरीके से पढ़ के देखना पड़ेगा। अब साउंड की बात हो ही रही है तो एसोनेंस और कॉन्सोनेंस की भी बात कर ही लेते हैं। देखो, जहां पर वोवेल साउंड रिपीट हो रहा है ना वो एसोनेंस होता है, और जहां पर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है वो कॉन्सोनेंस कहलाता है। अब यहाँ पर काफी बच्चों को ना इन तीनों में बहुत ही कंफ्यूजन होता है कि यार अगर साउंड रिपीट कर रहा है तो कौन सा एलिट्रेशन है, कौन सा एसोनेंस है, कौन सा कॉन्सोनेंस है, कैसे पहचाने? सिंपल तरीका है, बता देता हूँ, ध्यान से समझना। जब 2 लगातार वोवेल साउंड रिपीट हो ना तो वो एसोनेंस होता है। मोस्टली ये मिडिल ऑफ द वर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल द रेन इन स्पेन, रेन इन स्पेन, एआई वर्ड जो है वो रिपीट हो रहे हैं इसमें, तो एआई क्या है? वोवेल है, तो ये एसोनेंस हो जाएगा। मैन सेल द वेडिंग बेल्स, देखो इसमें ई तुमको सब में ई दिख रहा होगा। मेन में ई है, सेल में ई है, दी में ई है, वेडिंग में ई है, बेल्स में ई है, तो ई साउंड जो है वो रिपीट हो रहे हैं, और ई क्या है? वोवेल है, तो ये एसोनेंस हो जाएगा। जहां पर वोवेल साउंड रिपीट हो गया वो एसोनेंस हो जाएगा, एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंस नहीं होगा। और मोस्टली ने ये वर्ड के बीच में होंगे, जैसे कि देखो मेन है तो ई जो है वो बीच में है, सेल है उसमें भी ई बीच में है, बेल में भी ई बीच में है, वेडिंग में भी ई बीच में है, हमेशा ये वर्ड के बीच में ही होंगे। रेन में भी देखो, स्पेन में भी देखो, एआई जो है वो बीच में है, तो ये जो है एसोनेंस के एग्जांपल हो गए। वोवेल देखते सही एसोनेंस लिख देना। अब जहां कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा होगा ना वहां पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंस में। तो इसको पहचानने का सिंपल तरीका है कि अगर कॉन्सोनेंट साउंड स्टार्टिंग में है तो वो एलिट्रेशन होगा, और अगर बीच में या फिर आखिरी में है तो वो कॉन्सोनेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल शी शेल्स, सी शेल्स, इसमें एस जो है वो स्टार्टिंग में है, देखो सी में एस स्टार्टिंग में है, एस 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 चारों में स्टार्टिंग में है, तो ये एलिट्रेशन हो गया। बिग ब्राउन बियर, इसमें देखो बी वर्ड जो है वो स्टार्टिंग में है और कॉन्सोनेंट भी है, तो ये एलिट्रेशन हो गया। लेकिन वहीं अगर कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो बीच में हो तो वो कॉन्सोनेंस कहलाते हैं।
फॉर एग्जाम्पल द स्ट्रोक ऑफ लक, स्टोक क लक के वर्ड जो है वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन देखो स्ट्रोक में ये बीच में है और लक में ये आखिरी में है, तो ये कॉन्सोनेंस कहलाएगा। अगर यही स्टार्टिंग में होता तो एलिट्रेशन कहलाता, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं है, बिगिनिंग में नहीं है, तो ये कॉन्सोनेंस कहलाएगा। क्लियर? कॉन्सोनेंट साउंड जो है अगर स्टार्टिंग में है तो एलिट्रेशन, और अगर बीच या आखिरी में है तो वो कहलाएगा कॉन्सोनेंस। चलो तो अब आपको बताना है कि ये एलिट्रेशन है या कॉन्सोनेंस है, ठीक है। मैंने ऊपर एक आपको एग्जांपल दिया था, सिटी ऑफ साइलेंस। इसमें एस साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है, सिटी सी सो रिपीट हो रहा है, साइलेंस सो रिपीट हो रहा है। तो अब बताओ कि ये एलिट्रेशन है या कॉन्सोनेंस है, जल्दी बताओ, कमेंट करो। देखो ये एलिट्रेशन है क्योंकि एस जो है वो स्टार्टिंग में है, देखो बिगनिंग में है। सिटी में भी स जो साउंड आ रहा है ना वो स्टार्टिंग से आ रहा है। दोनों में से कोई भी अगर आपको स्टार्टिंग में दिख जाता है ना तो वो एलिट्रेशन हो गया। वहीं अगर ये वर्ड जो है वो बीच में होता या फिर आखिरी में होता तो वो कॉन्सोनेंस कहलाता। सिंपल है, समझ में आ गया आपको? इससे इजी वे में आपको मैं नहीं समझा सकता भाई। अब बात कर लेते हैं रेपिटेशन की। दो सेम वर्ड अगर लगातार रिपीट हो जाए तो वो रेपिटेशन कहलाते हैं। ध्यान देना, सेम वर्ड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एलोन एलोन ऑल एलोन, एलोन ऑन ए वाइड वाइड सी। तो इसमें एलोन जो है ना वो देखो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ये रेपिटेशन हो गया। दूसरा एग्जाम्पल वाटर वाटर एवरीवेयर नोर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। इसमें वाटर वाटर जो है वो रिपीट हो रहे हैं, तो ये रेपिटेशन हो गया। अब इसी का मिलता जुलता है एनाफोरा। एनाफोरा में क्या होता है कि अगर स्टार्टिंग के वर्ड्स जो है ना वो लगातार रिपीट हो रहे हैं, मतलब कि फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, जितने भी लाइन हो, अगर उनके स्टार्टिंग के वर्ड्स जो है वो मैच कर रहे हैं तो वो एनाफोरा कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू फ्लाई, आई वॉन्ट टू रन, आई वॉन्ट टू लीव फ्री। तो इसमें आई वॉन्ट जो है वो देखो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तीनों लाइन में रिपीट हो रहे हैं, तो ये एनाफोरा होगा। इसको रेपिटेशन लिख के मत आ जाना, ठीक है। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है इसमें, एनाफोरा में और रेपिटेशन में होता है। अगर सेम सिंगल लाइन में 2 वर्ड लगातार रिपीट हो रहे हैं, सेम वर्ड, तो वो रेपिटेशन कहलाएंगे। वहीं अगर मल्टीपल लाइंस में रिपीट हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं बार बार लाइन, तो वो एनाफोरा होगा। सिंपल, क्लियर? जैसे अगर कोई क्लास 10th में होगा तो एक एमांडा चैप्टर है, उसमें आपने देखा होगा एमांडा एमांडा लास्ट में रिपीट हो रहा है, 2-3 लाइनों में रिपीट हो रहा है ना, कि डू नॉट बाइट योर नेल्स अमांडा, डू नॉट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। तो इसमें अमांडा अमांडा देखो एक लाइन में है, फिर दूसरी लाइन में है, तो ये एनाफोरा का एग्जाम्पल है, रिपीटेशन का नहीं है। अब बात कर लेते हैं राइमिंग स्कीम की। इसका यूज ना पोएम में म्यूजिकल इफेक्ट देने के लिए होता है, रिदम को बरकरार रखने के लिए, फ्लो को मेंटेन करने के लिए होता है। तो इसको पहचानने के लिए आपको हर एक लाइन के ना लास्ट वर्ड को देखना है। जैसे मान लो फर्स्ट लाइन का रिदम कुछ और है, सेकंड लाइन का रिदम कुछ और है। फर्स्ट लाइन में हो सकता है तुम पे खत्म हो रहा है, सेकंड लाइन पे जो है वो है पे खत्म हो रहा है, फिर थर्ड लाइन पे आया तो तुमने देखा फिर से तुम पे खत्म हो रहा है, फोर्थ लाइन पे आया तो वापस से देखा है पे खत्म हो रहा है। तो फर्स्ट रिदम को हम लोग कंसीडर कर लेंगे ए, मान लिया कि ये ए है। सेकंड रिदम को हमने मान लिया बी है, तुम वाला जो है वो ए हो गया और जो है वाला है वो बी हो गया। थर्ड वाला देखोगे फिर तुम है तो ये क्या हो जाएगा, वापस से ए हो जाएगा। फोर्थ देखा तुमने फिर से है तो ये क्या हो जाएगा, ये वापस से बी हो जाएगा। तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगी, ए बी ए बी। वैसे ही मान लो किसी किसी पोएम में 3 राइमिंग हो सकती है, 4 राइमिंग हो सकती है, तो उनको मानते जाएंगे, ए बी सी डी करके मानते जाएंगे और फिर फ्लो को देखेंगे कि किस फ्लो में चल रहा है, पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया। अब इसके एग्जांपल देखो, इसमें डीप, नीप, स्लीप, स्लीप, ये देखो वर्ड जो है लास्ट के ना वो रिपीट होते जा रहे हैं, एक जैसे से हैं। तो मान लो इसमें हमने डीप को ए मान लिया, डीप नीप एक जैसा लग रहा है तो उसको भी ए मान लिया। स्लीप ये भी एक जैसा लग रहा है, स्लीप स्लीप ए ए ए, तो इसका राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगा, ए ए ए। वहीं अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ट्विंकल ट्विंकल वाला ले लेते हैं अपना, तो देखो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, स्टार, ठीक है, तो इसको ए मान लिया। हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ये भी आर, इसमें भी आर आ रहा है तो ये भी ए हो गया। ठीक है, ये एक जैसा है, स्टार आर एक जैसा प्रोनाउंस हो रहा है ना, तो इसको ए मान लिया, दोनों को ए हो गए, ये दोनों ए हो गए, एक जैसे प्रोनाउंस हो रहे हैं तो ए। अप एबव द वर्ल्ड सो हाई, ये थोड़ा डिफरेंट हो रहा है, आर से अलग है, हाई हो रहा है, ठीक है, ये दूसरा साउंड कर रहा है तो इसको बी मान लिया। उसी तरीके से लाइक ए डायमंड इन द स्काई, ये देखो हाई और स्काई दोनों एक जैसा साउंड कर रहा है तो इसको बी मान लिया। तो ऊपर के दोनों क्या हो गए, ए ए, और नीचे के दोनों हो गए बी बी, तो इसका राइमिंग स्कीम क्या बन गया, ए ए बी बी। ये जो हमने ए बी माना है ना, इसको हम लोग बोलते हैं राइमिंग स्कीम। वैसे ही आता है राइमिंग वर्ड, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, हम्टी डम्टी सिट ऑन ए वॉल, हम्टी डम्टी हैड ए ग्रेट फॉल। तो इसमें वॉल और फॉल जो है ना ये राइमिंग वर्ड हो गए, और इसके राइमिंग स्कीम क्या हो जाएंगे बताओ। वॉल फॉल एक जैसा साउंड कर रहा है तो इसको हम ए मानते हैं,
तो अगर हमने फर्स्ट वाले को ए माना तो सेकंड वाला भी सेम साउंड कर रहा है तो ए हो जाएगा। तो इसका राइमिंग स्कीम हो गया ए। और राइमिंग वर्ड्स क्या हो गए? वॉल, फॉल। वैसे ही ये वाला जो है इसका राइमिंग वर्ड क्या हो जाएगा? डीप, नीप, स्लीप, स्लीप। सिंपल है, समझ गए कि राइमिंग स्कीम कैसे निकालोगे और राइमिंग वर्ड कैसे बताओगे। जो आखिरी का लहजा मिल रहा होगा ना, जो वर्ड मिल रहा होगा, एक जैसा प्रोनाउंस कर रहा होगा, वो राइमिंग वर्ड हो जाएंगे। और उन्हीं को, उन जो वर्ड को हम ए मान लेंगे और दूसरे राइमिंग रिदम को बी मान लेंगे तो उसको राइमिंग स्कीम बोलते हैं। चलो तो मैं तुम्हें एक शायरी सुनाता हूँ और तुमको उसका राइमिंग स्कीम बताना है, ठीक है? टेस्ट है तुम्हारा, नीचे कमेंट में बताना है। सुबह उठते से पहली याद हो तुम, सोने से पहले की जज्बात हो तुम, पल भर में गुस्सा करने वाली फरियाद हो तुम, अरे तुम जन्नत हो, स्वर्ग हो, हमारे दिल पे कर रही राज हो तुम। अब इसका राइमिंग स्कीम तुम लोग मुझे बताओ। अच्छा, राइमिंग स्कीम को किस तरह से डिफाइन कर सकते हो तुमको मैं वही बता देता हूँ। ऐसा लिखना कि राइमिंग स्कीम इज द पैटर्न ऑफ राइमिंग वर्ड एट द एंड ऑफ द लाइन इन द पोएम। पोएम के लाइन में जो राइमिंग वर्ड्स है ना, उनके पैटर्न को ही राइमिंग स्कीम कहते हैं। और जहाँ पे राइमिंग स्कीम होगा वहाँ पे राइमिंग वर्ड जरूर होगा। ये तो हालांकि बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी बता दिए हैं। अब आता है हमारा इमेजरी। अगर पोएम में पोएट कुछ चीज आपको इमेजिन करवा रहे हैं तो वो इमेजरी कहलाएगा। पोएट इसका यूज करते हैं आपके दिमाग में पिक्चर क्रिएट करने के लिए। जैसे मैं बोलता हूँ कि एक लड़की है, उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, वो जुल्फे लहरा रही हैं, तो तुम्हारे माइंड में एक सुंदर लड़की का तस्वीर बना ना, तो उसी को इमेजरी बोलते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि आज गोलगप्पा खाने जाएंगे, पानी पतासा खाएंगे, फुचका खाएंगे, मुंह में पानी आ गया ना सुन के। तो जब आप पोएम को पढ़ के इमेजिन कर पाओ, फील कर पाओ, उसको स्मेल कर पाओ, स्वाद को चख पाओ, वहीं पर समझ जाना कि इमेजरी का यूज हुआ है। इसके एग्जांपल्स ना क्लास 10th में, क्लास 12th में दिए हुए हैं। जैसे कि 10th में एक फॉग चैप्टर है, उसमें लिखा हुआ नहीं है द फॉक्स कम ऑन लिटिल कैट फीट, यानी कि फॉक्स आ रही है। किस तरीके से आ रही है? जैसे बिल्ली चलते हुए आती है, एकदम शांत दबे पाव से। तो तुमने इमेजिन कर लिया कि कैसे बिल्ली दबे पाव से आती है, तो यहाँ पर इमेजरी का यूज किया गया है। जैसे कि फायर एंड आइस में एक एग्जांपल है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। तो हम इमेजिन कर रहे हैं कि कैसे एक दिन दुनिया जो है ना वो आग में जल के तबाह हो जाएगी। विजुअल्स आ गए ना, दिमाग में छप गया ना वो तस्वीर। तो ये इमेजरी के एग्जांपल है। जो लोग 12th में होंगे उनको मैंने ए थिंग ऑफ ब्यूटी में बहुत ही अच्छे से समझाया था। उसमें भी मैंने आपको बहुत सारी चीजें इमेजिन करवाई थी, तो उसमें इमेजरी का यूज हुआ है। सिंपल है, इमेजरी का यूज तुम ऐसे ही पढ़ के पहचान जाओगे। जब भी दिमाग में तस्वीर बन जाए, जिस सेंटेंस को पढ़ने के बाद तुम्हारे दिमाग में तस्वीर बन जाए ना, इमेजिन जिसको तुम कर लो, उस लाइन को लिख देना कि हाँ ये लाइन जो है वो इमेजरी है। अब बात करते हैं हम लोग सिंबोलिज्म पोएटिक डिवाइस की। जैसा कि इसका नाम ही है सिंबोलिज्म, किसी भी चीज को सिंबलाइज करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किसी चीज से, तो वो सिंबोलिज्म कहलाता है। मतलब वो सिंबोलिज्म पोएटिक डिवाइस हो जाता है। पोएट इसका यूज अपने पोएम में डीप मीनिंग को लाने के लिए करते हैं, किसी चीज की गहराई में जाने के लिए, उसकी गहराई को समझाने के लिए यूज करते हैं। जैसे फायर एंड आइस में समझाया था कि फायर जो है वो डिजायर को, एंगर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आइस जो है वो हेट्रेट को, कोल्डनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल सैडनेस को रिप्रेजेंट करना हो, डर को रिप्रेजेंट करना हो, तो कैसे करोगे? आधी रात, डार्क नाइट, ये सुनते से एकदम डर वाला फीलिंग आया ना कि यार आधी रात है मतलब डर होगा। तो डार्क नाइट को यूजुअली हम लोग सैडनेस से या फिर फियर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब सिंबोलिज्म के एग्जांपल्स हैं। जैसे कि क्लास 9th में एक चैप्टर है द रोड नॉट टेकन, तो उसमें जो 2 रोड्स है ना, वो लाइफ के 2 चॉइसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 2 रोड्स जो हैं वो सिंबोलिज्म के एग्जांपल्स हैं। वो सिर्फ रोड नहीं है, लाइफ के 2 अलग अलग चॉइसेस हैं। जैसे क्लास 10th में एक पोएम है द बॉल, उसमें बॉल क्या है? बॉल जो है वो चाइल्डहुड को दर्शा रहा है, बचपन की यादों को बता रहा है, तो वो सिंबोलिज्म का एग्जांपल है। थिंग ऑफ ब्यूटी में ब्यूटी क्या है? एक होप है, एक जॉय है, वो शख्स है जिसके आने से आपकी जिंदगी में खुशी आ जाती है। ब्यूटी जो है यहाँ पर पॉजिटिविटी को दर्शा रहा है, जिसके आने से आप पॉजिटिव हो जाते हो, खुश हो जाते हो, आपको अच्छा लगने लगता है। तो ब्यूटी यहाँ पर पॉजिटिविटी को सिंबलाइज कर रही है। बॉल पोएम में बॉल जो है वो चाइल्डहुड को सिंबलाइज कर रहा है। जैसे हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना कि अंधेरे को मिटाने के लिए एक सूरज की किरण ही काफी है, तो वो सूरज की किरण क्या है? होप है, होप, उम्मीद जगा रहा है। वो सन की जो लाइट है वहां पर होप को रिप्रेजेंट कर रही है, सिंबलाइज कर रही है। तो ये सब है सिंबोलिज्म पोएटिक डिवाइस के एग्जांपल्स। आई डोंट नो वीडियो कितनी लंबी बन गई है, लेकिन 2 पोएटिक डिवाइस को मैं और मेंशन करना चाहूंगा क्योंकि ये दोनों भी काफी इंपॉर्टेंट है। पहला है एंजामेंट। इसका यूज पोएट जो है वो लाइन को कंटिन्यू करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि एक लाइन लिखा, उसके बाद दूसरा लाइन लिखना शुरू कर दिया, बिना फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क ये सब दिए हुए। जब सेम थॉट एक लाइन से दूसरे लाइन में जाती है तब भी इसका यूज होता है। जैसे इसका एक एग्जांपल लेता हूं, फिर समझाता हूं आपको। द सन वाज शाइनिंग इन द स्काई मेकिंग द वर्ल्ड लुक ब्राइट एंड न्यू। तो इसमें देख रहे हो फर्स्ट लाइन के खत्म होने पे कोई कॉमा नहीं है, कोई क्वेश्चन मार्क्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना फुल स्टॉप है, क्योंकि वो लाइन प्रॉपर ढंग से खत्म नहीं हुई है। वो लाइन अभी अधूरी है, उसी को कंटिन्यू किया गया है सेकेंड लाइन में।
और बताया गया है कि सन जो है ना वो साइन कर रहा है स्काई में और वो वर्ल्ड को ब्राइट कर रहा है। पहला लाइन जो है वो कंटिन्यू होते हुए दूसरे लाइन में जा रहा है, तब जाके सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो रहा है। तो ये जो है वो एग्जांपल है एंजॉयमेंट के। जैसे कि दूसरा एग्जांपल देखो, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। तो फर्स्ट लाइन क्या है, अधूरा है। द फॉग कम्स, आ रहा है, कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, कुछ भी नहीं पता है हमें, ये अधूरी लाइन है। इसी चीज को कंप्लीट किया गया है नेक्स्ट लाइन में, ऑन लिटिल कैट फीट, मैंने कि कैट के तरह चल के आ रहा है। अब समझ में आ गया ना कि फॉग कैसे आ रहा है। जैसे मैंने बोला राधिका आ रही है तो भाई कहाँ से आ रही है, ट्यूशन से आ रही है कि स्कूल से आ रही है कि बॉयफ्रेंड से मिल के आ रही है, कहाँ से आ रही है और कैसे आ रही है, बाइक पे आ रही है कि बस से आ रही है कि ट्रेन से आ रही है, कुछ पता नहीं है, बस हमको इतना पता है कि राधिका आ रही है। तो ये तो इनकम्प्लीट है ना। फिर इसी चीज को कंप्लीट करते हुए मैंने दूसरी लाइन में लिखा कि स्कूल से पढ़ के आ रही है। तो ये पूरे 2 लाइन हो गए कि राधिका आ रही है स्कूल से पढ़ के। तो फर्स्ट लाइन को कंटिन्यू करते हुए हमने सेकंड लाइन पे जाके खत्म किया इसको। तो ये एंजाइमेंट के एग्जांपल हो गए। ठीक है, समझ में आ गया। इसको सिंपली पहचानने का यही रूल है कि देखना लास्ट में कॉमा फुल स्टॉप अगर नहीं है और एक लाइन कंटिन्यू होते हुए दूसरी लाइन तक खत्म हो रहा है तो वो एंजाइमेंट के एग्जांपल्स होंगे। जैसे कि पोएम में एक लाइन लिखा गया है लेकिन उसमें कोई कॉमा, कोई क्वेश्चन मार्क, कोई फुल स्टॉप, कोई एक्सक्लेमेशन मार्क, ये सब नहीं दिया हुआ है और वो लाइन अधूरी है, कंप्लीट नहीं हुई है, उस चीज को सेकंड लाइन में बता के कंप्लीट किया गया है, तब वो एंजाइमेंट के एग्जांपल होंगे। इसका यूज फ्लो को कंटिन्यू करने के लिए, मीनिंग को कंटिन्यू करने के लिए यूज में आता है। आखिरी है हमारा आयरनी। आयरनी तब पिक्चर में आती है ना जब हम एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे होते हैं और हो कुछ और जाता है। जैसे मान लो कि पुलिस के घर में चोरी हो गई, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यार पुलिस का घर है वहां पे चोर नहीं जाएगा, लेकिन यार चोरी हो गई वहां पर। तो यार जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना उसका बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, तब उस समय आयरनी पिक्चर में आती है। मतलब आयरनी पोएट्रिक डिवाइस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर खुद बीमार हो गया। अब यार डॉक्टर है, वो सबकी बीमारी दूर करता है और वो खुद बीमार हो गया, तो ये तो अनएक्सपेक्टेड था ना। तो जब अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाए ना तब आयरनी कहलाता है। जैसा कि मान लो तुम में से किसी स्टूडेंट ने कहा कि सर मैं तो बहुत पढ़ता हूँ, तो मैंने क्या एक्सपेक्ट किया कि यार ये बहुत पढ़ता है, बहुत नंबर लेके आएगा, लेकिन वो एग्जाम में जाके फेल हो जाता है। तो ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीज हो गई कि मैंने तो सोच के रखा था कि यार ये तो बहुत ही अच्छा पढ़ता है, बहुत ही अच्छा नंबर लेके आएगा, लेकिन जाके फेल हो गया, नाम डुबा दिया मेरा। तो ये आयरनी पोएट्रिक डिवाइस हो गया, जब हम एक्सपेक्ट कुछ और करते हैं और रिजल्ट में बिल्कुल अपोजिट आता है। जैसे मान लो तुमसे कुछ गलती हो गया, मिस्टेक हो गया, लेकिन तुम्हारे टीचर जो है वो बेइज्जती करने के लिए बोलते हैं वाह व्हाट ए ग्रेट जॉब, तो वो तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहे होते हैं बल्कि ताना दे रहे होते हैं। तो ये भी आयरनी का ही एग्जांपल है। समझ में आ गया ना। जब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाए, आप एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे हैं, हो कुछ और जाए, तो वो आयरनी कहलाता है। आई होप आपको सारे पोएट्रिक डिवाइस क्लियर हो गए होंगे, पहचानने भी आ गया होगा। अब मैं आपको एक पोम देता हूँ, उसमें कौन कौन पोएट्रिक डिवाइसेस यूज किए गए हैं, उसके क्या क्या एग्जांपल्स हैं, कहाँ कहाँ यूज किए गए हैं, ये सब आप मुझे नीचे कमेंट में बता देना। देखूं तो सही कि आपको समझ में आया भी या नहीं आया। सबसे पहले आपको लिखना है कि कौन सा पोएट्रिक डिवाइस यूज किया गया है, फिर उसका एग्जाम्पल क्या है वो भी बताना है। इसे जरूर करना और मुझे कमेंट में बताना, वरना जो भी पढ़ा है ना वो बस ऊपर ऊपर से निकल जाएगा, याद नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो चलो मैं आपको मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, जो मैंने होमवर्क दिया है उसका सॉल्यूशन मुझे नीचे कमेंट में बताओ, और अगर तुमने अपने भाई के चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो भाई लोग, चैनल को सब्सक्राइब मारो। चलो बाय बाय।